तो चलिए अब अपनी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भी केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो, मुझे बताओ, मैं पिछले 2-3 लेक्चरों से एक बात कोशिश कर रहा हूं और कोशिश ये कर रहा हूं कि भाई ऐसा है कि आप बहुत ध्यान से देखो, चीजें बेसिक्स तैयार हो रही हैं। आपको मैं एनसीईआरटी का होमवर्क भी दे रहा हूं कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो। तो एक बार थोड़ा सा एक बार यूज टू हो जाओगे। ध्यान रखना, 10th और 11th में 1 साल का नहीं, एक जनरेशन का फर्क होता है। और अगर आपकी 11th खराब हो गई, दुनिया में कभी सफल नहीं हो सकते हो, ध्यान रखना। ये समझ लो नर्सरी है आपकी। और अगर नर्सरी खराब हो गई तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, ध्यान रखना। आप जीवन में कितना अच्छा कर पाओगे या करोगे, मेरी दुआएं तो हैं, लेकिन फिर भी कितना कर पाओगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप जो है 11th 12th की पढ़ाई कैसे करते हो। आपके आने वाले सपने, आपकी जीवन के सपने, सब कुछ इससे पूरे होने वाले हैं। ये 2 साल ऐसा है, देखा नहीं आपने? 10th का रिजल्ट उन्होंने कह दिया बोर्ड का, बोले जी कैंसिल कर दो। क्या उन्होंने 12th का किया? नहीं कर सकते, क्योंकि 12th से कैरियर डिसाइड होता है। और कैरियर में अच्छा ऑप्शन उसी को मिलेगा जिसने अच्छी पढ़ाई कर रखी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, हाँ एक चीज और, जिन बच्चों ने आज मेरे लेक्चर को ज्वाइन किया है, मैं रोज कहता हूं, जब तक वो पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। और अगर पढ़ रहे हैं तो सारा समझ में आएगा, कंफर्म समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि पढ़ाऊंगा ही आपको मैं ऐसा। तो मैंने कल केमिकल लॉस की शुरुआत कर दी थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बता दिया था और ये भी कहा था कि हर लॉ का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। नियम कानून बनाते हैं, उसको तोड़ा ही जाता है, प्रिंसिपल का, सिद्धांत का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। तो आज हम और लॉस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन पहले ये बताओ, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? चलिए मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। आज का सेकंड, मतलब वैसे तो सेकंड लॉ है, लिखो हेडिंग डालो, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसकी कॉपी में लिखो, जिस कमरे में बैठे हो वहां कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। कोई आपका भाई बहन आके भैया 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 ना करे, ठीक है? मुझे भी देखने दो, मुझे भी देखने दो, वहां से हट जाओ, समझ में आया? और बिल्कुल जहां कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, टेबल पे बैठ के पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ना है। लेटोगे तो दुनिया से गए, ध्यान रखना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, देखो ये लॉ क्या कहता है, पहले मैं ये बता दूं। इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम प्राउस्ट था। क्या था? प्राउस्ट। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? डीप, डीप, डीप। जैसे कल मैंने माला बनाया था, इसकी ट्रिक बनेगी दीप। इसे नाम याद होगा कैसे? ये जो डीई है ना, डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसे पी ने दिया था, यानी प्राउस्ट ने दिया था। तो ये ट्रिक बन गई दीप, माला दीप। समझ गए? इसे याद हो गया। अब लॉ क्या है? ये कहते हैं एक कंपाउंड है, जैसे एग्जांपल देता हूं, वाटर, पानी, H2O। एक कंपाउंड है, उसमें एलिमेंट जैसे वाटर है, इसमें एलिमेंट कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं कहूं कि इनका मास रेशियो क्या है, मास रेशियो क्या है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 होने से 2 हो गया। और ऑक्सीजन का 1 होता है, तो ये हो गया 16। और ये वैल्यू हो गई आपकी 1:, क्या बेटा? 8। 1:8 हो गई। ये पता होगा। ये लॉ कहता है एक कंपाउंड को आप कितने भी तरीकों से क्यों ना बनाओ, उसका मास रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा, मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, उसका मास रेशियो हमेशा डेफिनेट होगा। और इसी लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। नाम में ही देखो, कांस्टेंट कंपोजिशन। इसका मतलब कंपोजिशन एक पर्टिकुलर कंपाउंड की फिक्स रहेगी,
चाहे आप कितने भी मेथड से क्यों ना बनाओ। ठीक है। अब पानी है, ग्राउंड वाटर है, टैप वाटर है, रेन वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, तमाम वाटर है। लेकिन वाटर अगर है तो मास रेशियो हमेशा 1:8 होना चाहिए। बात समझ में आया? तो इस वजह से हम इसी लॉ को कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी एक कंपाउंड है। इसका मास रेशियो क्या होगा? कार्बन एक है तो उसका मास कितना हो गया? 12, ये तो पता ही होगा। ऑक्सीजन दो हो गए तो 32, और इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो कितना हो गया? 3:8। अब दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे हम सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, किसी स्कूल के लैब में बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, किसी अमेरिका के किसी लैब में बन रही हो, या कहीं भी बन रही होगी, मास रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा और वो 3:8 होगा। तो ये कहते हैं, ये लॉ कहता है, नोट करो, इफ कंपाउंड, ठीक है, और पर्टिकुलर और लिख लो, इफ पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है, इज prepared prepared from various method various method various methods, mass ratio of elements, mass ratio of elements are always फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड। नोट कर लो, ठीक है। और ये लॉ क्या कहता है? आसान भाषा में मैंने लिख दिया कि अगर पर्टिकुलर कंपाउंड को आप वेरियस मेथड से बनाते हैं, मास रेशियो जो उसके एलिमेंट्स होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बात प्राउस्ट ने कही थी और इसी को ही हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने देखा कि भाई ये लॉ हो गया, लॉ बता दिया मैंने। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, कई तरीकों से बनती है। हम ब्रीदिंग ले रहे हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दो तो भी CO2 निकलती है। हम्म? तो मास रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। ओके। जब ये लॉ हो गया तो आपने कल से समझ लिया कि हर लॉ का एक्सेप्शन होता है, तो इसका भी होगा। और वो एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखो, ये लॉ आइसोटोप्स के केस में फेल हो जाता है, आइसोटोप्स के केस में फेल हो जाता है। और आइसोटोप्स आप जानते ही हो क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे देखो, आपको पता है कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है, पता ही सबको। हम्म? तो जैसे मेरी बात सुनो, कार्बन को ऑक्सीजन दे दो, सब जानते हैं कि CO2 बन गया। ठीक है। अगर ये कार्बन 12 वाला है तो यहां जो मास रेशियो आएगा वो 12:32 आएगा। ठीक है। और अगर मैं C+O2 लूं और वो मुझे CO2 बना के दे, और ये कार्बन जो है वो मेरा 14 है, तो 14 वाला अगर मैं कार्बन ले लूं तो यहां पे मास रेशियो कितना हो जाएगा? 14:32। अब आप देख लो, क्या ये मास रेशियो बराबर है? और दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए ये लॉ आपके आइसोटोप्स के केस में फेल हो जाता है आज की डेट में। और ये लॉ बने कब थे? आज से 2 साल 250 साल पहले। उस समय केमिस्ट्री क्या थी? बिल्कुल नेसेंट स्टेज में थी, कोई बहुत ज्यादा आइसोटोप्स के बारे में कोई जानता ही नहीं था। पहली बात, लोग एटॉमी के बारे में बहुत कम जानते थे। आ रही मेरी बात समझ में? तो जो चीज आज से 200 साल 250 साल पहले बनी वो आज की डेट में ही वैलिड होगी ऐसा तो नहीं है, कमियां तो आ ही जाएंगी। और वैसे भी लॉ का एक्सेप्शन होता है। तो ये लॉ आइसोटोप्स के केस में फेल हो जाता है,
और कंपाउंड एक होने के बावजूद भी मास रेशियो अलग अलग है। देख सकते हो, ये 12:32 है, ये 14:32 है। कहां बराबर है? ये कम से कम बराबर तो नहीं। ये एक तरीके से पहला एक्सेप्शन हो गया। सर इसका एक और एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 2। तो जब हम एक्सेप्शन नंबर 2 का विषय उठाते हैं, ये तो पहला था, चलो आगे लिख दो एक्सेप्शन पहला, ये एक्सेप्शन 2। तो एक्सेप्शन 2 में क्या है? एक्सेप्शन 2 में ये है कि भाई ये केस जो है ना, ये आइसोमर्स के केस में फेल हो जाता है। आइसोमर्स के केस में फेल हो जाता है। अब बच्चे हो सकता है कि आइसोमर्स पता नहीं जानते भी हो कि ना जानते हो। मैंने तो 10th एनटीएससी में पढ़ा रखा था। मेरे स्टूडेंट तो मुझे लगता है बता देंगे जो मेरे से 10th 9th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन जरा सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, आइसोमर्स क्या होते हैं? जरा मुझे बताया जाए कि आइसोमर्स क्या होते हैं। फटाफट मैसेज बॉक्स में लिख दो। मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि इस समय ऑनलाइन स्टूडेंट कितने बच्चे मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। जल्दी जल्दी बता दो कि आइसोमर्स क्या होते हैं। इस समय ऑनलाइन में मेरे पास बच्चे जो हैं जयपुर और दिल्ली से भी देख रहे हैं इस ऑनलाइन वीडियो का। भी देखो मैसेज आ रहे हैं, सारे दिख रहा है। ऑनलाइन की यही तो विशेषता है, पता लग जाता कौन कहां से देख रहा है। तो जयपुर और दिल्ली के भी बच्चे मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब 9th 10th में पढ़ते नहीं। बस यही 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 चीज आ जाती है कि आपने 9th 10th की पढ़ाई कितनी बेहतर करी है। जो बच्चे मेरे से 9th 10th में पढ़े हुए हैं उनसे आप पूछो, अभी तक मैंने उनको कोई नई चीज पढ़ाई नहीं है। वो तो कहते हैं सर वो तो जो आप पढ़ा चुके हो वही पढ़ा रहे हो। तो मैं उनको कहता हूं भाई अभी नए बच्चे आए हैं, उनको भी तो पढ़ाना है। अब तुम सोचो तुम पहली बार पढ़ोगे, वो दो दो बार पढ़ेंगे। तो ये फर्क होता है गाइडेंस का, टीचिंग का, एक्सपीरियंस का। और वहीं पे फिर हम मात खा जाते हैं और फिर बाद में अफसोस होता है कि यार ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, फिर दिक्कत हो जाती है। चलो अब ज्यादा अपनी तारीफ नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं तो क्या कहते हैं नजर लग जाएगी। और इसी वजह से अब मैं आइसोमर्स की बात करता हूं। आइसोमर्स के बारे में बताया जाता है कि सेम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट कर लें। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट बी यू टी बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है। तो फार्मूला सेम होता है मॉलिक्यूलर, लेकिन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जिन बच्चों को आइसोमर्स नहीं पता है मैं उनको सावधानी से फिर से बता देता हूं। क्या पता है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो सबको पढ़ाना है ना, चाहे कैसा भी हो। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट क्या बेटा, स्ट्रक्चर होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है भाई। जैसे एक होता है CH3CH2OH, इसे आपने 10th में पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं एल्कोहल, ठीक है भैया। और एक होता है CH3OCH3, अगर बीच में O हो तो हम इसको ईथर कहते हैं, ठीक है। आपको होगा सर हमने तो नहीं पढ़ा। वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि 10th में आपका जो सिलेबस था ना वो थोड़ा डिलीट कर दिया गया। और जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी तक सीमित थे उन्होंने तो डिलीटेड सिलेबस पढ़ा ही नहीं होगा। लेकिन उन्हें ये तो पता होगा ना कि कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, और कार्बन के कंपाउंड्स में ये अल्कोहल होता है, ये आपका ईथर होता है, ठीक है। और अगर आप देखो तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 और 2, वेरी गुड। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 1 6, समझ में आया। और O एक बार है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, C2H6O, सही है। इतना तो सब समझ ही जाते होगे। और इसमें देखो तो कितना हो गया, C2H6 और आगे O। अब आप ये बताओ, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ये अल्कोहल है, ये ईथर है, दोनों कार्बन के कंपाउंड हैं। अब अल्कोहल का यूज अलग है, ईथर का यूज अलग है, ठीक है। ईथर का क्या यूज है,
मैं बताता हूं। आपको पता है, जब कभी भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, डेंटिस्ट के पास, और कहते हो जी यहां पे दर्द हो रहा है दांतों में, ठीक है, तो डेंटिस्ट यहाँ पे इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर भी हमें दर्द नहीं होता। पता है क्या है? पहले वो केमिकल लगाते हैं हमारे इतने एरिया में, तो हमारा इतना एरिया सुन्न हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसमें इंजेक्शन लगा दो और चाहे उसमें कुछ भी फिट कर दो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एरिया सुन्न हो चुका है। तो वो जो एरिया सुन्न किया जाता है, वो ईथर से किया जाता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं। या मान लो मेरे को यहां पे ऑपरेशन करना हो, ठीक है, तो बस इतने एरिया को सुन्न कर दिया, तो वो ईथर काम आता है। तो ईथर का काम है। और अल्कोहल का काम तो आप मेरे से बेहतर जानते हो क्या होता है। एक अल्कोहल का यूज तो रात के 8 बजे के बाद होता है। उस विषय में तो मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। यू नो ऑल वेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं तो कहूंगा आज अल्कोहल के सैनिटाइजर बनते हैं, अल्कोहल के तमाम प्रोडक्ट्स बनते हैं, परफ्यूम बनते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है, और दोनों के स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देख लो, कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन यहाँ यहाँ दोनों जगह पे है। तो भाई मेरे, ये तो हुआ आइसोमर्स। तो मतलब इनको इनको मैं क्या कहूंगा, आइसोमर्स कहूंगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ अल्कोहल है, यहाँ ईथर है। आ गया समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? तो जिनको आइसोमर्स नहीं पता थे, उनको समझ में आ गया इतना मोटा मोटा, ठीक है। बाकी आगे मैं आइसोमर्स पढ़ाऊंगा, आएगा 11th में, डिटेल में आएगा, फिर बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो शुरुआत हो रही है। अब मैं इस लॉ की कमी बताता हूं। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर कंपाउंड एक है तो कंपोजिशन भी एक होगी। जैसे वाटर अगर एक है तो हमेशा कंपोजिशन एक होगी, और वो कितनी होगी? 1:8 होगी। तो ये लॉ कहता है कि अगर कंपाउंड एक है तो कंपोजिशन भी एक होगी। ये लॉ कहता है। जरा इसका उल्टा बोलना, उल्टा बोलो। अगर कंपोजिशन एक है तो कंपाउंड भी एक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अगर कंपोजिशन एक है तो कंपाउंड भी एक होना चाहिए। देख लो, कंपोजिशन तो एक, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन क्या कंपाउंड सेम है? ना जी, अलग है। तो क्या ये वाला लॉ आइसोमर्स के केस में फेल नहीं हो गया? एक बार फिर समझाता हूं। ये लॉ कहता है कि अगर कंपाउंड एक है तो कंपोजिशन भी एक होगी, चाहे वो कितने तरीके से क्यों ना बनता हो। अब जरा इसका उल्टा बोलना। क्या? कि अगर कंपोजिशन एक है तो कंपाउंड भी एक होना चाहिए। देखो 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 देखो, कंपोजिशन तो एक ही है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। लेकिन क्या कंपाउंड एक है? अभी तो मैंने बता दिया इनमें फर्क क्या है, बहुत ज्यादा फर्क है। बिल्कुल प्रॉपर्टीज का जमीन आसमान का फर्क है। समझे भैया? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक्सेप्शन नंबर 2 था। लेकिन 200 साल 250 साल पहले ना तो कोई आइसोटोप्स जानता था, ना कोई आइसोमर्स जानता था। उस समय ये लॉ था, ठीक था भाई, ओके। तो आज हम इस लॉ को पढ़ते हैं, लेकिन ये बात मानते हैं कि इस लॉ में कमियां थी। वो कमियां मैंने बता दी, एक बार मैं समअप करूंगा, फिर आपका रिस्पॉन्स भी लूंगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है? अगर कंपाउंड एक है, हजारों मेथड से बना लो, उसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया। वाटर है तो 1:8, CO2 है तो 3:8, ठीक है। लेकिन ये लॉ फेल कहां हो जाता है? एक तो आइसोटोप्स के केस में फेल हो जाता है, दूसरा आइसोमर्स के केस में फेल हो जाता है। आइसोटोप्स तो आप जानते हो, आइसोमर्स बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, मैंने उनको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। फटाफट रिस्पॉन्स बताओ। मैं अब थर्ड लॉ पे जाऊंगा। क्या ये चीज समझ में आई? अगला लॉ है थर्ड, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ, एक बार बेटा एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। इस लॉ को एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ये होमवर्क है, ये होमवर्क दे रहा हूं कि एनसीईआरटी से पढ़ना है लॉ को। और अगर मैं 6 लॉ ना भी पढ़ा पाऊं तो आगे पढ़ के रखना, कल भी क्लास लगेगी। तो लॉ ऑफ क्या बना?
मल्टीपल और आगे है प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, पहले लॉ को समझते हैं, ठीक है। कमियां के तो बारे में बाद में बात करेंगे। पहली बात तो इसको देने वाले साइंटिस्ट थे डॉल्टन, जॉन डॉल्टन। इनका नाम तो हम सबने सुना हुआ है। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? मुद्दा। इसकी ट्रिक क्या बनेगी बेटा? ये नाम याद रखना, कई बार नीट में पूछ लेते हैं और जेई मेंस में पूछ लेते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, तो तुम्हारी सारी पढ़ाई तरीके तरी रह जाएगी। मुद्दा, तो मुद्दा समझते हो? मल्टीपल प्रोपोर्शन को डीए ने दिया था, यानी डॉल्टन ने दिया था, मुद्दा। और वैसे मुद्दा क्या है हम सब जानते ही हैं। ओके, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी हो गया। अब मैं बताता हूं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। दो एलिमेंट ले लो जो आपस में रिएक्ट करके कम से कम दो कंपाउंड बनाते हो। जैसे देखो, पहले मैं एग्जांपल नंबर 1 देता हूं। मैंने दो एलिमेंट ले लिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए। शर्त यह है कि ये कम से कम दो कंपाउंड बनाए। तो एक तो बनाएंगे H2O और एक बनाएंगे, हम सब जानते हैं, H2O2। समझ में आ गया? H2O तो पानी है, कौन नहीं जानता। इस H2O2 को हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बच्चे कहेंगे सर इसका नाम तो नहीं सुना कभी। अरे सुना तो 10th में पढ़ाई क्या होती है, थोड़ा बहुत सुना होगा, ठीक है बेटा। ये जो कान में जब दर्द होता है ना, कान में जब दर्द, उसमें जो ईयर ड्रॉप्स आती हैं, जो दवाई आती है, मेडिसिन्स आती हैं, उसमें H2O2 का यूज होता है। ये केमिकल आलतू फालतू थोड़ी ना पढ़ाए जा रहे हैं, सबके पीछे एक लॉजिक है। H2O एंड H2O2 बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं बहुत थ्योरी पे बहुत मेहनत करता हूं, न्यूमेरिकल तो मैं चुटकियों में कराता हूं। तो H2O और H2O2 दो एलिमेंट थे, दो कंपाउंड बना दिए। तीन भी बना सकते थे लेकिन दो कम से कम जरूरी है। अब आओ, अगर मैं यहां मास रेशियो निकालूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन दो हो गए, क्योंकि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 से 2 हो गए। और ऑक्सीजन 16 हो गए, क्योंकि एक है, तो ये कितना हो गया? 1:8। 1:8, ये H2O का मास रेशियो हो गया। अब H2O2 में चलो, तो H2O2 में दो हाइड्रोजन है तो 2, और डायरेक्ट लिख देता हूं दो ऑक्सीजन का 32, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है। थोड़ा बहुत तो एटॉमिक मास पता ही होगा, तो कितना हो जाएगा? 1:, क्या बेटा? 16। 1:16 हो गया। तो 1:16 हो गया। आया समझ में? अब मुझे ये बताओ, ये 1:8 है और 1:16 है। दो एलिमेंट अगर कम से कम दो कंपाउंड बनाए जाएं और उसमें से एक का मास फिक्स कर दो, एक का मास फिक्स कर दो, तो हाइड्रोजन का भी यहां मास 1 है और हाइड्रोजन का भी यहां मास 1 है, तो मास फिक्स हो गया। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है, जरा उसका मास रेशियो देखो क्या होगा। यहां कितना है बेटा? यहां ऑक्सीजन है 8 और वहां ऑक्सीजन कितना है? 16। तो कितना हो गया बेटा? 1:2 हो गया। 1:2। क्या आपको पता है 1:2 को हम सिंपल रेशियो कहते हैं, और जो सिंपल रेशियो होता है उसी को ही हम मल्टीपल मल्टीपल रेशियो कहते हैं। और इसमें जो मल्टीपल प्रोपोर्शन आया है वो इसी से संबंधित है। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब होता है सिंपल रेशियो, जैसे 1:2, 1:3, 2:4, ऐसे कुछ इस तरह का, उसको हम सिंपल रेशियो कहते हैं। और सिंपल रेशियो को ही हम मल्टीपल रेशियो कहते हैं। अब मैं आपको इस लॉ के बारे में पूरी जानकारी देता हूं और उसके बाद एक एग्जांपल और देंगे, तो ये टॉपिक और बेहतर क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, ये लॉ कहता है दो एलिमेंट लीजिए, कम से कम दो कंपाउंड्स बनाइए,
एक एलिमेंट का मास फिक्स रखिए, रख दिया। दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स नहीं होगा। जब उसका रेशियो निकालोगे तो सिंपल रेशियो आएगा, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब रेशियो होता है, मतलब मल्टीपल रेशियो। दो एलिमेंट, कम से कम दो कंपाउंड बनाए, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे का मास रेशियो फिक्स नहीं होगा, मल्टीपल होगा, सिंपल होगा। इसी को ही डॉल्टन ने दिया था, और इसी को ही हम लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो मुझे एक काम करो, मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, मेरे को तो बोर्ड में लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं ऐसे बोल देता हूं, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बोल देना। ठीक है, लिखो, मैं लिखवाता हूं। इफ टू एलिमेंट, इसके बाद एक एग्जांपल आपको और देंगे। इफ टू एलिमेंट, ठीक है, इफ टू एलिमेंट at least form two compound, at least form two compounds, at least form two compounds, at least form two compounds, and the mass of one element is fixed. Mass of one element is fixed. लिखो, mass of one element is fixed. Mass of one element is fixed. Then mass ratio of other element, mass ratio of other element, लिखो बेटा कॉपी में, नोट्स बनाओ। mass ratio of other element, other element will have simple multiple ratio। लिख लिया है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, रवि पंजेठा ने मुझसे कहा कि सर क्या ये कार्बन और ऑक्सीजन के लिए भी एप्लीकेबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। कैसे? कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, कम से कम दो कंपाउंड बनाते हैं, एक तो सीओ और एक CO2, पता ही होगा। सीओ में मास रेशियो कार्बन का कितना हो गया, 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16, है ना? तो मास रेशियो हो गया 12 इंटू 16, और यहां क्या होगा, 12:32। फिर उसके बाद क्या कहा जाता है, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लो। तो यहां भी 12 और यहां भी 12, तो कार्बन फिक्स है, फिक्स ही है, तो फिक्स कर लिया। एक एलिमेंट किसी को फिक्स करना होता है, तो जब कार्बन फिक्स है तो कार्बन का ही फिक्स करो। लेकिन दूसरे का देखो, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है। अगर इसका रेशियो ये वाला निकाला जाए तो क्या ये क्या फिक्स आएगा? नहीं, ये रेशियो आएगा 1:2, और 1:2 क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है। तो इस पे भी अप्लीकेबल है। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, रुको थोड़ा और समझाता हूँ आपको। ठीक है, चलो मैं उसका थर्ड एग्जांपल भी आपको देता हूँ। देखो, थोड़ा यहां देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। नोट करते रहना सारे एग्जाम्पल। देखो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं N2O, NO, उसके बाद N2O, NO, उसके बाद N2O3, N2O4, और इसको हम कहेंगे N2O5। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। एलिमेंट दो कौन कौन से लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब की बार दो नहीं, 5 कंपाउंड बन गए। तो मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि दो ही बनने चाहिए, मैंने कहा था भाई कम से कम दो बनने चाहिए। 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं। लो जी, यहाँ 5 बन गए। अब अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो लिखूं, यहाँ दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का कितना हो गया, 28। ऑक्सीजन का कितना हो गया भैया, एक ही है ना, तो 16 हो गया। देखना भाई कहीं गलती ना हो, ठीक है। NO में क्या है, एक ही नाइट्रोजन है तो 14, और एक ऑक्सीजन है तो 16। आ रहा है समझ में? N2O3 में आओ तो दो हैं तो 28, और ये कितने हो गए, 48 हो गया। और यहां पे आओ तो कितना हो गया, 28, और ये हो गया 64, और यहां पे हो गया 28, और यहां पे हो गया 80, 16×5 80। ये समझ में आ गया ना 80 कैसे रखा है? अरे भाई, एक ऑक्सीजन का 16 होता तो 5 का 80 हो गया। चलो, कर लिया नोट। अब मान लो समझ में कम आए ना थोड़ा सा, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, ये बड़ा फायदा मिलता है, आपको टीचर से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, दो एलिमेंट थे,
कम से कम दो कंपाउंड बनाने की बात हुई थी, यहाँ तो तीन बन गए, पांच बन गए, और सबके मैंने मास लिख दिए। और अब हमसे कहा जा रहा है कि किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, और फिर दूसरा देखो क्या हो रहा है। तो देखो नाइट्रोजन यहां भी 28 है, यहां भी 28 है, यहां भी 28 है, यहां भी 28 है, 28, लेकिन यहां तो 14 है। तो अगर फिक्स नहीं है ना तो कर लो। कैसे? अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कोई को फर्क ना पड़े। लेकिन फायदा ये होगा, अब ये भी 28 हो गया। अब आप देखो, क्या नाइट्रोजन का मास जो है फिक्स नहीं हो गया? फिक्स हो गया। तो दो एलिमेंट ने 5 कंपाउंड बना दिए, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया। अगर फिक्स ना हो तो ऐसे करते हैं, देख लो। अब जो दूसरा है उसका हिसाब किताब देखो, क्या मैं यहां लिख दे रहा हूं। पहले में ऑक्सीजन कितना है? 16। दूसरे में कितना है? 32। तीसरे में कितना है? 48। फोर्थ में कितना है? 64। आखिरी में कितना है? 80। ठीक है भैया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देश सबका रेशियो निकालूं, तो आपके समझ में आ रहा होगा 1:2:3:4:5। क्या ये वैल्यू आपको सिंपल मल्टीपल नहीं दिख रही है? मल्टीपल का मतलब होता है सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। ठीक है। और सुनो, ये कोई जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन ही फिक्स होगा। हम ऑक्सीजन को भी फिक्स करके देख सकते हैं, लेकिन काम तो वो करना चाहिए ना जो आसानी है। यहां तो नाइट्रोजन तो फिक्स है ही है, बस एक ही जगह नहीं था, तो उसको कर लिया फटाफट। तो जो आराम से फिक्स हो जाए ना, पहले उसको करते हैं। कर हम किसी को भी सकते हैं। तो भाई जी, अब मुझे लगता है कि इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद आपको ये लॉ समझ में आ गया होगा। क्या है? दो एलिमेंट, कम से कम दो कंपाउंड बनाए, 200 भी बना सकते हैं। एक एलिमेंट किसी का भी मास फिक्स रख दो, रख दिया। फिर दूसरे का मास रेशियो निकालो, वो सिंपल मल्टीपल रेशियो आना चाहिए। अगर आ गया तो ये लॉ अप्लाई हो गया, जिसे जॉन डाल्टन ने दिया था। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये लॉ समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं अगली बात करूंगा। तीसरा लॉ भी हो गया। अब कहोगे सर इसका भी एक्सेप्शन है। बिल्कुल है, लेकिन मैं इसके एक्सेप्शन को जानबूझ के अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए थोड़ी नॉलेज और अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा वेट करो, किसी एक दिन इसका एक्सेप्शन अलग से बता दूंगा, और उस दिन 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। आज क्या पता हो समझी में ना आए, और समझ में ना आए तो फिर गड़बड़ हो गई बात। तो इसलिए ये टीचर जानता है कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, और किस मोमेंट पे पढ़ाना है। जो बुक लिखते हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी वो आगे कर देते हैं, कोई ये पीछे कर देते हैं। तो ये पेंडेंसी रही, लेकिन कब बताऊंगा इसका फैसला मैं करूंगा। ठीक है। और ये चैप्टर बहुत धमाकेदार होने वाला है, ये ध्यान से सुनिएगा। और अब मैं आपको फोर्थ लॉ की तरफ ले चलता हूं, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ क्या बेटा? एक्सेप्शन। अलग से इसके डिस्कस कर लेंगे। लॉ ऑफ क्या बेटा? रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रपोर्शन इसी चैप्टर में एक दिन बताऊंगा इस लॉ के क्या एक्सेप्शन है। ठीक है। अभी मैं स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक शब्दों के नाम लेने लगो, आपको को यार ये कौन से नाम आ गए, है ना? तो कोई पढ़ा सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन हमें यह भी देखना होता है कि कब बच्चों को चीजें समझ में आएंगी। लेकिन हाँ, लॉ के एक्सेप्शन होते हैं मुझे अच्छे से पता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्राइकियोमेट्री पढ़ लो, फिर मैं आपको सही ढंग से समझा पाऊंगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। बेटा, प्रपोर्शन का मतलब तो होता है रेशियो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है क्या? उल्टा। उल्टा। और इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम था रिचर। रिचर साइंटिस्ट ने दिया था। समझे भाई? और इसकी ट्रिक है मेरी रीमा, रिचा, रीमा, रिचा।
दो शब्द से मैंने ट्रिक बनाई है। पहला है माला, दूसरा है डीप, तीसरा है मुद्दा, चौथा है रीमा रीचा। तो रीमा रीचा का मतलब क्या हुआ? री का मतलब हुआ रेसिप्रोकल, और रीचा का मतलब क्या हुआ? रिचर। ठीक है, तो रीचा इंडिया नाम हो गया, रिचर आपके इंग्लिश नाम हो गए, तो रीमा रीचा। तो इस नाम से इस लॉ को याद रखिएगा। ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आया समझ में? तो जब हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का विषय उठाते हैं तो प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो होता है। अब ये उल्टा क्या है, इसको समझना ध्यान से। अगर आज समय खत्म हो गया ना तो लिखवा मैं कल दूंगा, लेकिन समझ लो और एनसीईआरटी से पढ़ना। ठीक है बेटा? देखो, क्योंकि मुझे अंत में फीस के बारे में भी 2 मिनट बात करनी है, जिससे कि मैं बता दूं, फिर बाद में कोई इफ एंड बट ना हो। ठीक है, देखो इसमें क्या है, आपको 3 एलिमेंट लेने हैं। जैसे मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और 3 एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे। किसी को कहीं भी लिख दो, जैसे मैंने यहां कार्बन लिख दिया, यहां हाइड्रोजन लिख दिया, यहां ऑक्सीजन लिख दिया। एक शर्त है, जिसको ऊपर लिखोगे उसका मास फिक्स होना चाहिए, और किसको लिखोगे वो तुम्हारी चॉइस है। वो तुम्हारी चॉइस है। अब क्या है, सी और एच के मिलकर क्या क्या बना सकते हैं? सी और एच, तो सी और एच मिलकर क्या बना सकते हैं? मीथेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ तो पढ़ा होगा आपने। चलो मैंने मीथेन लिख दिया। सी और ओ मिलके क्या बना सकते हैं? वैसे फेमस तो CO2 है, लेकिन सीओ भी बन सकता है, सीओ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने फिलहाल CO2 लिखा है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, वाटर भी लिख सकते हैं। चलो मैंने H2O लिख दिया, कोई भी एक कंपाउंड लिख दो। ठीक है, आपको जो यहां पे लिख दिया है उसके मास को फिक्स रखना है। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, मास को फिक्स रखना है, जो भी मास है। ठीक है बेटा? तो आप मुझे ये पहले बता दो कि भाई मास जो है वो फिक्स रखना कार्बन का। तो कार्बन है कहां कहां पे? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कार्बन कहां है? तो एक तो CH4 में है। कार्बन कितना है? 12, एक। और हाइड्रोजन कितना है? 4। ओके, 4 क्यों, समझ गए होगे। और कहां कार्बन? CO2 में है। लो जी, CO2 में क्या स्थिति है? कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32, क्योंकि दो हो गए। और मैंने क्या कहा, कार्बन के मास को फिक्स करना है। तो फॉर्चूनेटली तो कार्बन का मास फिक्स ही है, करना क्या है ही फिक्स। अब कार्बन के मास को फिक्स करते हुए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो निकालो, कितना होगा? हाइड्रोजन कितना? 4, और ये आया 32। ये सॉल्व करके कितना आया? 1:8। तो कार्बन के मास को फिक्स करते हुए, अगर मैं, देखो कार्बन के मास को फिक्स करते हुए अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो निकालूं तो फिलहाल मुझे कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है भैया? 1:8। क्या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट कंबाइन कर रहे हैं क्या? नहीं, कार्बन से कंबाइन कर रहे हैं और फिक्स मास से कर रहे हैं। तो क्या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है? ठीक है, तो जब ये डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो क्या बनाते हैं? H2O। जरा ये बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं तो वो H2O बनाते हैं, H2O। तो अगर H2O बनाते हैं तो डायरेक्ट रेशियो क्या होगा? ये डायरेक्ट मान लो, डायरेक्ट समझ गए ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा? हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16, तो कितना हो गया? 1:8 हो गया। अब ये भी रेशियो 1:8 और ये भी 1/8। अगर ये डायरेक्ट रेशियो है तो मैं इस रेशियो को क्या बोल सकता हूं? इनडायरेक्ट रेशियो, क्योंकि इसमें अलग अलग है। अगर इसको डायरेक्ट बोलते हो तो इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल। एक बार मैं बताता हूं पहले।
या मैं पहले शॉर्टकट में बता देता हूं। देखो, डायरेक्ट रेशियो और इनडायरेक्ट रेशियो या तो सेम होने चाहिए, देखो सेम ही है, और या फिर मल्टीपल होने चाहिए। अगर इन दो में से एक हो गया तो ये लॉ प्रूफ हो गया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मैं भी समझा रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लो। अब इनडायरेक्ट समझ में आया और डायरेक्ट समझ में आया। तीन एलिमेंट लो, ट्रायंगल बनाओ, किसी भी एलिमेंट को कहीं भी रख दो, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को कहीं भी रख दो, जिसको ऊपर लिख दिया उसका मास फिक्स रखना है। अब जो बचे हुए दो एलिमेंट हैं, एक बार उनका इनडायरेक्ट रेशियो देख लो और एक बार उनका डायरेक्ट रेशियो देख लो। या तो सेम आना चाहिए और या फिर मल्टीपल आना चाहिए, दो में से कोई एक आना चाहिए। फिलहाल मेरा क्या आ गया, सेम आ गया। अगर मैं यहां पे CO2 की जगह पे CO लिखता, लिख सकता था मैं, तो घर पे करके देख लेना, तब ये रेशियो सेम नहीं आता, मल्टीपल आता, और दो में से एक आना है। इसीलिए इसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मतलब इनडायरेक्ट रेशियो। ये लॉ कहता है कि अगर थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स्ड है तो बचे हुए दो एलिमेंट का एक बार इनडायरेक्ट रेशियो निकालो, एक बार डायरेक्ट रेशियो निकालो, या तो सेम मिलेगा और या फिर मल्टीपल मिलेगा, तीसरी कोई चीज नहीं मिलेगी। इसी को ही हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं। रिचर ने बोला था, ट्रिक है रीमा रिचा, और रीमा का मतलब हो गया रेसिप्रोकल आरी से, और रिचा का मतलब रिचर हो गया। तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। और यहां पे दो एलिमेंट नहीं, तीन एलिमेंट लेने होते हैं, और तीन वो लेने होते हैं जो आपस में रिएक्ट करें। कई बच्चे कहते हैं सर मैं यहाँ हीलियम ले सकता हूं क्या? कैसे ले लोगे हीलियम यार, कैसे ले लोगे? हीलियम कोई कंपाउंड बनाता है? तो लेने वो हैं जो आपस में भी रिएक्ट करें, मतलब डायरेक्ट भी करें और इनडायरेक्ट भी करें, और फिर जब हम रेशियो निकालें तो या तो सिंपल आ जाए या फिर मल्टीपल आ जाए। तो देखो मैंने लिखाया नहीं है लेकिन मैंने समझा दिया है, और मात्र एक ही एग्जांपल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस और इसके एग्जांपल मैं कल भी आपको दे दूंगा, लेकिन अच्छे से इसको एनसीईआरटी से इसको पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, एक एक लाइन पढ़ लेना। लेकिन फिलहाल मुझे बताओ, लॉ समझ में आया? लॉ पता क्या कहता है? दो एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्ट करते हैं तो एक बार उनका इनडायरेक्ट निकालो जब वो अलग अलग हों, और जब वो डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं तो वो निकालो, या तो सेम आना चाहिए रेशियो या मल्टीपल आना चाहिए। अगर आ गया तो लॉ प्रूफ हो गया। बताइए बेटा, समझ में आया बेटा? ठीक है भाई, तो ठीक है, कल मिलते हैं सेम समय पे।